हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कंप्लीट कर लिया था 2022 का इन्वायरमेंट स्टडीज़ का क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर। तो अब हम करना है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि क्या है, व्हाट इज़ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? लिविंग, दो चीज़ों में इन्वॉल्व है इसमें। एक तो है कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम और इकोसिस्टम कैसे इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले कि इकोसिस्टम होता क्या है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म सीम्स टू इंटरेक्ट अमंगस्ट देमसेल्फ एंड विद द फिजिकल एनवायरनमेंट। जो आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो काफ़ी सारी चीज़ों से इंटरेक्ट करते हैं, जो कि आपका फिजिकल एनवायरनमेंट होता है। तो इसको इन शॉर्ट आप क्या बोलोगे? इकोसिस्टम बोलोगे। तो कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम क्या होगा? दो मेन कंपोनेंट होते हैं इकोसिस्टम के, विच आर इन कॉन्स्टेंट कम्युनिकेशन विद ईच अदर। कॉन्स्टेंट कम्युनिकेशन क्या होता है कि एक होता है आपका कि बीच बीच में कम्युनिकेट नहीं हो रहा, एक होता है कि बार बार कम्युनिकेट होता है, तो वो होता है आपका कांस्टेंट कम्युनिकेशन। इनके दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है बायोटिक, एक होता है ए बायोटिक। ठीक है, दो कंपोनेंट्स के नाम याद कर लो, बायोटिक और ए बायोटिक। द लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम आर कॉल्ड द बायोटिक। मतलब कि जो लिविंग है वो कंपोनेंट्स इकोसिस्टम के क्या कहलाते हैं? बायोटिक। जैसे कि कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे जो कि क्या इंक्लूड करते हैं? प्लांट्स, एनिमल्स एज वेल एज फंगी और बैक्टीरिया। ये क्या है? दीज बायोटिक कंपोनेंट्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द एनर्जी रिक्वायरमेंट सोर्स। अब बीच में अब जब ये हमने पढ़ लिया है बायोटिक, तो इसके बाद हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं एनर्जी के बेस पे। ठीक है, तो फिर आता है आपका प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डीकम्पोजर। ठीक है, जब हम एनर्जी के बेस पर इकोसिस्टम पढ़ते हैं, आर द ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ द बायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, ये आपके जो प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डीकम्पोजर्स हैं, ये आपके बायोटिक कंपोनेंट के कैटेगरीज में आते हैं। फिर आता है प्रोड्यूसर। क्या होते हैं? प्रोड्यूसर होते हैं आपके प्लांट्स। इकोसिस्टम के अंदर जो प्लांट्स होते हैं वो प्रोड्यूसर होते हैं, जो जनरेट करते हैं आपकी ओन एनर्जी रिक्वायरमेंट। मतलब कि वो अपनी ही एनर्जी के लिए क्या करते हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस आपने सुना होगा, तो विच कैन जनरेट देयर ओन एनर्जी रिक्वायरमेंट थ्रू फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, किससे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस की हेल्प से। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, ये आप पहले भी पढ़ चुके हो। तो सनलाइट और क्लोरोफिल की हेल्प से क्या बनाते हैं? वो अपना खाना बनाते हैं, एनर्जी बनाते हैं। ऑल अदर लिविंग बींग्स आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। बाकी के जो जीव जंतु हैं वो प्लांट्स पर निर्भर हैं। ठीक है, उन एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए, जैसे कि फूड हो गया, ऑक्सीजन हो गया। तो फूड किसके लिए? क्या जो आपके एनिमल्स वगैरह होते हैं वो हर्बीवोरस एनिमल्स क्या करते हैं? प्लांट्स खाते हैं। तो वो जो प्लांट्स है वो आपके फूड की कैटेगरी में भी आता है, एज वेल एज वो आपके ऑक्सीजन की भी कैटेगरी में आता है। क्यों? क्योंकि वो हमको ऑक्सीजन भी देता है। कंज्यूमर क्या होते हैं? कंज्यूमर होते हैं आपके जिसके अंदर हर्बीवोरस आते हैं, कार्निवोरस आते हैं और ओमनीवोरस कंज्यूमर आते हैं। ठीक है, द हर्बीवोरस आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन प्लांट्स। हर्बीवोरस एनिमल्स मतलब कि हर्बीवोरस कंज्यूमर वो होते हैं, ये एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि प्लांट्स को खाते हैं। ठीक है, कार्निवोरस होते हैं जो कि दूसरे अदर एनिमल्स को खाते हैं। ओमनीवोरस होते हैं जो कि दोनों खाते हैं, मतलब कि प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल टिश्यू भी खाते हैं, मतलब कि एनिमल को भी खाते हैं। डीकम्पोजर क्या होते हैं? फंगी और बैक्टीरिया। ठीक है, फंगी और बैक्टीरिया क्या कि जो आपके डेड एनिमल्स होते हैं, है ना, तो उनको डीकम्पोज होने के लिए कुछ ना कुछ तो ज़रूरत पड़ेगी। तो जो डेड एनिमल्स होते हैं उनको डीकम्पोज करने के लिए फंगी और बैक्टीरिया की हेल्प लगती है। ठीक है, तो ए बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं? फिजिकल और द केमिकल फैक्टर्स दैट एक्ट ऑन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एट एनी पार्ट ऑफ देयर लाइफ। जो आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके ऊपर ये एक्ट करते हैं, किसी भी उसमें भी, फिजिकल फॉर्म में भी या केमिकल फैक्टर में भी परफॉर्म करते हैं अपना एक्ट उनकी लाइफ के किसी भी पार्ट पर। ठीक है, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड द इकोलॉजिकल फैक्टर। इसका दूसरा नाम क्या है बायोटिक कंपोनेंट्स का? इकोलॉजिकल फैक्टर्स। द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एनवायरनमेंट। जो फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स हैं ए बायोटिक कंपोनेंट के, वो क्या है? आपकी एनवायरनमेंट की कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि लाइट हो गया, एयर हो गया, सॉइल हो गया, न्यूट्रिएंट हो गया, ये सारा क्या बनाते हैं? आपका इकोसिस्टम बनाते हैं। कौन सा इकोसिस्टम? ए बायोटिक कंपोनेंट से बना हुआ इकोसिस्टम। ए बायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं?
जैसे कि लैंड, एयर, सॉइल, न्यूट्रिएंट्स, ये सब। एबायोटिक फैक्टर्स वेरी फ्रॉम इकोसिस्टम टू इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम एक नहीं होते हैं, काफ़ी सारे होते हैं। लैंड के अलग होगा, एयर का अलग होगा, वाटर का अलग होगा, ठीक है। तो ये जो एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं वो इकोसिस्टम से इकोसिस्टम पे वेरी करते हैं, मतलब कि चेंज होते हैं। इन एन एक्वाटिक इकोसिस्टम द एबायोटिक फैक्टर में इंक्लूड वाटर। जैसे आप एक्वाटिक इकोसिस्टम पढ़ते हो जो पानी के अंदर होता है, तो उसके अंदर आप क्या पढ़ते हो? एबायोटिक फैक्टर पानी, ठीक है, वाटर या सनलाइट। ऐसे ही अगर आप टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मतलब कि लैंड वाला इकोसिस्टम पढ़ते हो तो उसमें आपका सॉइल, टेम्परेचर, रेन व एल्टीट्यूड, विंड, ये क्या होते हैं? आपके एबायोटिक फैक्टर्स। इन कंक्लूजन इकोसिस्टम क्या है? बहुत कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ इंटरेक्शन दैट हैपन बिटवीन द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो इकोसिस्टम क्या है? एक रिलेशनशिप दिखाता है किसके बीच में? बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में। द कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम आर लिंक्ड टू ईच अदर थ्रू द एनर्जी फ्लोज एंड न्यूट्रिएंट साइकिल। जो आपके कंपोनेंट्स होते हैं इकोसिस्टम के, वो एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं ताकि वो एनर्जी का फ्लो बनाए रखें और न्यूट्रिएंट साइकिल का फ्लो बनाए रखें, ठीक है। यही होता है बस। What do you mean by natural resource और रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? एग्जाम्पल के साथ बताओ। तो नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं कि नेचुरल रिसोर्स कैन बी डिफाइंड एज द रिसोर्सेज दैट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑन ह्यूमन एक्शन। मतलब कि ह्यूमन एक्शन उसमें इन्वॉल्व नहीं होता, वो नेचुरली ऑकर होते हैं, ठीक है, जो कि उस प्लैनेट पे हैं। दीज आर द रिसोर्सेज दैट आर फाउंड इन द इन्वायरमेंट। आपको ये सारे रिसोर्सेज कहाँ मिल जाएंगे? इन्वायरमेंट में मिल जाएंगे। एंड आर डेवलप्ड विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ ह्यूमन का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है। कॉमन एग्जाम्पल क्या होगा नेचुरल रिसोर्सेज का? एयर हो गया, सनलाइट हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, ये सारा क्या है आपका? नेचुरल रिसोर्सेज। क्या टाइप्स क्या होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज के? 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है रीन्यूएबल, एक होता है नॉन रीन्यूएबल। रीन्यूएबल क्या होते हैं कि जो अवेलेबल होते हैं इन्फिनाइट क्वांटिटी में, कि मतलब कभी ख़त्म नहीं होंगे, ठीक है, और आप उसको बार बार यूज़ कर सकते हो। वो रिसोर्सेज जिनको आप बार बार यूज़ कर सकते हो और इन्फिनाइट क्वांटिटी में है, जैसे कि फॉरेस्ट हो गया, वाइल्ड हो गया, विंड हो गया, वाटर हो गया, ये सारा आपका क्या किस में आता है? रीन्यूएबल रिसोर्सेज में। नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? दैट आर लिमिटेड इन अबंडेंस ड्यू टू देयर नॉन रीन्यूएबल नेचर। कभी भी ख़त्म हो जाएंगे अगर आप बार बार यूज़ करोगे, तो फ्यूचर के लिए वो चीज़ नहीं बचेगी। तो जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स और मिनरल्स। यहाँ पे मैंने डिफरेंस दे रखा है, इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा। जो बेसिक फॉर्म था वो मैंने बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? थर्मल पोल्यूशन क्या होता है और उसका इफ़ेक्ट क्या होता है ह्यूमन लाइफ पे? तो थर्मल पोल्यूशन क्या है? एक रैपिड चेंज है टेम्परेचर में, जो कि किस में होता है? पानी में, ठीक है। नेचुरल बॉडी क्यों बोला है? क्योंकि वो मैन मेड नहीं है, ठीक है। दिस पोल्यूशन इज़ मोस्ट ऑफन कॉज बाय हीटेड डिस्चार्ज फ्रॉम एन इंडस्ट्रियल फैसिलिटी और अनदर ह्यूमन एक्टिविटी। मतलब कि ह्यूमंस की वजह से जो पानी के अंदर आप वेस्टेज वगैरह डालते हो, उसकी वजह से जो रिवर, लेक्स या सीज, ओशन वगैरह होते हैं, उनका जो पानी का टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है या चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? थर्मल पोल्यूशन। Thermal pollution can result in disruption in natural system and stress diseases, even death for affected organism। मतलब कि थर्मल पोल्यूशन से काफ़ी सारी बीमारियां हो सकती हैं, काफ़ी सारी आपको स्ट्रेस हो सकता है, सिस्टम पे स्ट्रेस हो सकता है, प्लस आप जो लोग बाग या एनिमल्स उससे अफेक्ट हो चुके हैं उनको डेथ भी नसीब हो सकती है। मेन कॉजेज़ क्या होंगे थर्मल पोल्यूशन के? Many humans and natural factor contribute to the problem of thermal pollution। बहुत सारे जो ह्यूमंस हैं या फिर नेचुरल फैक्टर्स हैं वो इस प्रॉब्लम में, मतलब कि थर्मल पोल्यूशन में बहुत सारा कंट्रीब्यूट करते हैं। कंट्रीब्यूट कैसे करते हैं? इंडस्ट्रियल वेस्ट वगैरह डंप कर देते हैं रिवर में, ठीक है, विदाउट रिफाइंड, मतलब कि उसको रिफाइंड नहीं करते हैं और सीधा रिवर में गिर देते हैं। द सिंगल biggest cause of thermal pollution is probably cooling for industrial machinery and power plants। मतलब कि
सिंपल वही है कि जो इंडस्ट्रियल मशीनरी होती है या पावर प्लांट से निकला हुआ वेस्ट होता है वो सारा का सारा किस में चला जाता है, आपके लेक्स, पानी में। द इफ़ेक्ट ऑफ थर्मल पोल्यूशन, इफ़ेक्ट क्या होगा थर्मल पोल्यूशन का? थर्मल पोल्यूशन डैमेजेस वाटर इकोसिस्टम, पानी के अंदर जो एक्वाटिक लाइफ है उसको बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकता है। प्लस एंड रिड्यूसेस एनिमल पॉपुलेशन, उसके अंदर जो जीव रह रहे हैं उसको भी वो ख़त्म कर सकता है। प्लस में जो इससे अफेक्ट हो चुके हैं एनिमल्स उसकी पॉपुलेशन भी रिड्यूस कर देगा। प्लांट स्पीशीज़, एल्गी, बैक्टीरिया, मल्टी सेल्ड एनिमल्स आर रिस्पॉन्ड डिफरेंटली टू सिग्निफिकेंट टेम्परेचर चेंज। अब एकदम से टेम्परेचर चेंज हो गया तो उसके अंदर रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं वो अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे। ठीक है। ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट अडेप्ट कैन डाई ऑफ वेरियस कॉजेज और कैन बी फोर्स्ड आउट ऑफ द एरिया। मतलब कि जो एनिमल्स हैं जो इस चीज़ से अफेक्ट हुए हैं वो मर सकते हैं। ठीक है, मर सकते हैं या फिर अलग तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं और उस एरिया को छोड़ के भी जा सकते हैं। रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और डाइवर्सिटी को रिड्यूस करेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी दे रखी हैं, आप इनको पढ़ लीजिएगा। लेकिन थर्मल पोल्यूशन बेनिफिशियल भी होता है कुछ स्पीशीज़ के लिए, जैसे कि बैक्टीरिया और एल्गाए। क्यों होता है? क्योंकि इन सबको एक्सेस हीट में रहने की आदत होती है। ठीक है। सम लार्जर एनिमल्स ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम द फॉर्म ऑफ वाटर। अगर पानी का टेम्परेचर चेंज होकर गर्म हो गया है तो कुछ जो आपकी स्पीशीज़ होती है उनको बेनिफिट होता है। डिक्रीज डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, मतलब कि जो गर्म पानी होता है वो लेस ऑक्सीजन होल्ड करता है देन कोल्ड वाटर से। ठीक है, ठंडा है पानी तो ज़्यादा ऑक्सीजन, गर्म है पानी तो लेस ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन का लेवल ड्रॉप हो जाएगा तो जो एनिमल्स उसके अंदर रह रहे हैं दैट कैन नॉट मूव टू अनदर एरिया, जो दूसरे एरिया में नहीं जा सकते हैं, तो वो मरना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। और दो है इंक्रीज टॉक्सिन हो जाएगा, माइग्रेशन हो जाएगा, वही सेम चीज़ छोड़ के चले जाएंगे, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो जाएगा, इकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इन सब ये मैंने इजी लैंग्वेज में ही लिखा है, पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। क्यों ये बहुत बड़ी बड़ी वीडियोस बनेंगी इसलिए मैं समझा नहीं पाऊँगी इतना ज़्यादा, बट इजी लैंग्वेज में लिखा है तो आप उसको पढ़ लेना। ओजोन लेयर क्या होता है और ये डिप्लीट कैसे हो रहा है? तो ओजोन लेयर इज़ मेनली फाउंड इन द लोअर पोर्शन ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। मतलब कि ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है? आपके लोअर पोर्शन में, जो एटमॉस्फेयर है उसके लोअर पोर्शन में पाई जाती है। इट हैज़ द पोटेंशियल टू अब्जॉर्ब अराउंड 97 से 99% ऑफ द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन दैट कैन डैमेज लाइफ ऑन अर्थ। मतलब कि इसके पास में इतना पोटेंशियल है कि ये अब्जॉर्ब कर लेता है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को, जो कि सन से आती है और अर्थ की लाइफ को डैमेज कर सकती है। ठीक है। अगर ओजोन लेयर एब्सेंट होगी तो मिलियंस ऑफ पीपल क्या हो जाएंगे, उनकी स्किन डिजीज़ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, मतलब कि स्किन डिजीज़ लग जाएंगी और वो अपना इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक कर लेंगे। ठीक है। हाउएवर जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने डिस्कवर कराया ओजोन लेयर में होल, जो कि कहाँ पर? अंटार्कटिका में। ठीक है। दिस हैज़ फोकस द कंसर्न ऑन वेरियस इन्वायरमेंटल इश्यूज़ एंड स्टेप टू कंट्रोल दैम। मतलब कि उन्होंने काफ़ी सारे स्टेप्स लिए हैं इस चीज़ को रोकने के लिए। जो मेन रीज़न है ओजोन होल का वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन और कार्बन टेट्राक्लोराइड, मीथेल ब्रोमाइड और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये इसके मेन कॉजेज़ है ओजोन लेयर में होल होने के। अब ओजोन लेयर डिप्लीट कैसे हो रही है? ओजोन लेयर डिप्लीशन इज़ द थिनिंग ऑफ द ओजोन लेयर। मतलब कि ओजोन लेयर पतला होना, उसी को क्या बोलेंगे? ओजोन लेयर डिप्लीशन। अपर एटमॉस्फेयर में जो आपकी ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है उसको ही क्या, मतलब कि पतली होती जा रही है, उसको क्या बोलेंगे? ओजोन लेयर डिप्लीशन। दिस हैपन व्हेन द क्लोरीन एंड ब्रोमीन एटम्स इन द एटमॉस्फेयर कम इन कॉन्टैक्ट विद ओजोन एंड डिस्ट्रॉय द ओजोन मॉलिक्यूल्स। मतलब कि ये जब होता है जब क्लोरीन और ब्रोमीन के जो एटम होते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, वो ओजोन के साथ में कांटेक्ट करते हैं और ओजोन के मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। 1 क्लोरीन कैन डिस्ट्रॉय
100,000 मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन, मतलब कि 100,000 ऑफ मॉलिक्यूल ओजोन के वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, एक क्लोरीन 100,000 मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इट इज़ डिस्ट्रॉयड मोर क्विकली दैन इट्स क्रिएटेड, मतलब कि बनने से पहले ही वो उसको डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखता है। कॉजेज़ क्या होंगे ओजोन लेयर डिप्लेशन के? क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से होगा। ठीक है, ये कहाँ मिलता है? रेफ्रिजरेटर में या फिर एयर कंडीशन में। अनरेगुलेटेड रॉकेट लॉन्चेस की वजह से होता है कि रॉकेट लॉन्च हुआ है लेकिन वो अनरेगुलेटेड है, तो उससे भी CFC गैस निकलती है। इफ़ेक्ट क्या होगा ह्यूमन हेल्थ पे कि ह्यूमन डायरेक्टली एक्सपोज होंगे हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा ह्यूमन की हेल्थ पे अफेक्ट पड़ेगा, उनको स्किन डिजीज़ हो जाएगी और इम्यून सिस्टम ख़राब हो जाएगा। एनिमल्स को बहुत इफ़ेक्ट करेगा, इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट करेगा, मरीन लाइफ को इफ़ेक्ट करेगा। जो क्वेश्चन नंबर 9 है रेन वाटर हार्वेस्टिंग और क्वेश्चन नंबर 10 है वो हम बाद में करेंगे। सो इस वीडियो को बनाने में बहुत देर लगी है, बहुत टेक्स लगे हैं क्योंकि तबीयत थोड़ी ख़राब थी। तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मुझे बताना कि क्या समझ में नहीं आया है और क्या चीज़ आपको इस वीडियो में बहुत अच्छी लगी है। प्लीज़ अपने रिव्यू ज़रूर शेयर करना। मैं पिछले जितने भी कमेंट्स आए थे वो सारे देखे मैंने, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये ज़रूर लिखना कि आप कहाँ से मेरी वीडियो को देख रहे हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।